सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थमिंद्रिय निग्रह सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थमार्जवमेव च। इस श्लोक में सत्य, क्षमा, इंद्रियों पर संयम आदि को तीर्थ के समान उत्कृष्ट बताते हुए मन की शुद्धि को तीर्थों का भी तीर्थ बताया गया है, यानी सबसे उत्तम तीर्थ बताया गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति सबसे पहले मन की शुद्धि के लिए प्रयत्न करना सिखाती है। नमस्कार, सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं लता, आपके साथ। सुप्रभातम कार्यक्रम में अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति की, भारतीय ज्ञान परंपरा की, यौगिक क्रियाओं की, स्वास्थ्य की और संस्कृत भाषा की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि वार नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। तो जिस प्रकार भारतीय पंचांग समय के महत्व को समझते हुए दिनचर्या निर्धारित करने में सहायता करते हैं, उसी प्रकार भारतीय ग्रंथों में लिखित सुभाषित भी हमारे जीवन का मार्ग निर्धारित करने में सहायता करते हैं। आप समझ ही गए होंगे, हमारा अगला क्रम है सुभाषित। गुणेष्वैव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि निश्वरैर्गुणैः समः। मनुष्यों को सदा गुण प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणी दरिद्र भी गुणहीन धनिकों के समान नहीं, अपितु उनसे बढ़कर हैं। We should always seek noble qualities, as even a poor person with good qualities is considered a greater human being than the ones having tons of wealth but no noble quality. और अब भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात पवित्र, दिव्य, अलौकिक उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की, जो इस वर्ष 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो गई है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आइए देखते हैं यमुनोत्री धाम पर आधारित हमारे सहयोगी धर्मेंद्र की ये विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड के पवित्र 4 धामों में अन्यतम है यमुनोत्री धाम। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं इस धाम के कपाट। हर वर्ष की तरह इस बार भी भारी संख्या में श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढका हिमालय की गोद में स्थित यमुनोत्री धाम समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की यात्रा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी होती है, बल्कि रोमांच और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यह एक अनोखा अनुभव होती है। 4 धाम यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर होता है और हजारों श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उत्तराखंड सरकार तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने का सतत प्रयास करती है। हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थ यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन की ओर से ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाती है और साथ ही त्वरित सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रकृति की गोद में जाकर भगवत दर्शन करने के इच्छुक इस आध्यात्मिक यात्रा की योजना मौसम एवं स्वास्थ्यादि का विशेष ध्यान रखते हुए करते हैं।
साथ ही उन्हें स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का भी पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। भारतीय परंपराओं के अनुसार यमुनोत्री वह स्थान है जहां ऋषि असित तपस्या करते थे। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन गंगा और यमुना में स्नान करते थे, लेकिन वृद्धावस्था में गंगोत्री न जा पाने के कारण गंगा ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यमुनोत्री में ही उन्हें दर्शन दिए थे। माना जाता है कि यहाँ आने से न केवल यमुना का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मानसिक शांति की अनुभूति होती है। सूर्यकुंड और दिव्यशिला जैसे स्थल भी यात्रियों की आस्था को और मजबूत करते हैं। यह यात्रा सनातन धर्मावलंबियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का एक प्रमुख माध्यम मानी जाती है। इसीलिए प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर तीर्थ से स्वयं को सिंचित करते हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इन स्थलों पर आते हैं, जिससे पर्यटन, परिवहन, स्थानीय हस्तशिल्प और अन्य सेवाओं में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। यह यात्रा भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहाँ के मंदिरों की स्थापत्य कला, स्थानीय परंपराएं, संगीत, नृत्य और लोक कला भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वस्तुतः चारधाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने का भी मार्ग है। अगर आप भी अपनी आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर देना चाहते हैं, अगर आप भी इस आध्यात्मिक ऊर्जा से स्वयं को ऊर्जान्वित करना चाहते हैं, तो यमुनोत्री की यात्रा आपके लिए एक अद्भुत अनुभव हो सकती है। और भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब बात स्वास्थ्य की। आज वर्ल्ड एस्थमा डे यानी विश्व दमा दिवस है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है दमा के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाना। आवश्यक है कि दमा रोग के लक्षणों की पहचान जल्द हो पाए और सही समय पर इलाज शुरू हो सके। तो दमा के लक्षण, उपचार आदि की विस्तार से जानकारी के लिए देखिए किरण भारद्वाज की ये रिपोर्ट। आज विश्व दमा रोग दिवस है। इसका उद्देश्य है दमा यानी एस्थमा के विषय में लोगों को जानकारी और जागरूकता देना। दमा एक फेफड़ों की बीमारी है जो व्यक्ति में कई जटिल लक्षण उत्पन्न कर सकती है। यदि इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। आज विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का आज विशेष कारण ये है कि विश्व अस्थमा के लिए ये एक नया थीम दिया गया है कि मेक यूज़ ऑफ इनहेलेशन थेरेपी बाय ऑल। अस्थमा जो एक ऐसी बीमारी है जो सांस के बीमारी कही जाती है। इसमें सांस लेने में रोगी को दिक्कत होती है और उसके इलाज के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर ये सांस को कंट्रोल करने की दवाइयां हैं जिन्हें हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं, और इसके साथ साथ हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स हमारे जो हैं वो गोलियों में भी अवेलेबल हैं और इनहेलर फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, मगर जो अस्थमा के लिए स्टीरॉयड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर हमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह बहुत ही मिनिमम होते हैं और ना के बराबर होते हैं। सांस लेने में तकलीफ या ऐसा एहसास किसी को भी बेचैन कर सकता है। यदि आपको भी इस तरह की समस्या है तो ये दमा यानी एस्थमा हो सकता है। दमा होने पर किसी विशेष संवेदी तत्व के संपर्क में आते ही व्यक्ति की श्वास नलिकाओं में सूजन आ जाती है। इस कारण से श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है और व्यक्ति को सांस लेने में समस्या और कई लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। को अस्थमा का अटैक आता है तो हमारी जो श्वास नलियां हैं उनमें सूजन आ जाती है और हवा अंदर जाने में
और निकालने में दिक्कत महसूस करता है रोगी और उसका सांस सा फूलना लगता है, उसको ज़्यादा एफर्ट करता है सांस लेने में और सांस छोड़ने में, तो उसको एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा कहते हैं। कि बहुत दिक्कत से सांस लेता है तो एक आवाज़ सी आती है, ध्वनि सी आती है, उसको हम कहते हैं कि वीज। हर व्यक्ति के लिए दौरा उत्पन्न करने वाले कारक यानी ट्रिगर्स अलग हो सकते हैं। धूल, मिट्टी और धुआं, परागकण, पशुओं के रेशे, प्रदूषण, रासायनिक गंध, धूम्रपान करना, ठंडी हवा या मौसम में बदलाव, व्यायाम, अत्यधिक मानसिक तनाव, सुगंध या परफ्यूम, सर्दी, जुकाम या संक्रमण और कुछ दवाएं, इन सभी कारकों से दमे का दौरा उत्पन्न हो सकता है। कुछ लोगों में ये समस्या आनुवंशिक भी होती है। दमा होने पर खास तौर पर फेफड़ों की जांच की जाती है। ये जो इनहेल्ड थेरेपी है, इसके अंदर जो दवाई की मात्रा है वो बहुत कम होती है गोलियों की मात्रा से। अगर हम मिलीग्राम में यूज़ करते हैं दवाई तो इसके अंदर माइक्रोग्राम में यूज़ करते हैं, तो वैसे ही दवाई की मात्रा कम होती है। फिर इसमें से जो दवाई की मात्रा है वो सीधी हमारे फेफड़ों में जाती है और उससे इसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा आता है। अस्थमा अच्छी तरह से कंट्रोल होता है, साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। अस्थमा के लिए दो चीज़ें हैं कि एक तो अस्थमा का अटैक हो तो एकदम इलाज किया जाए, दूसरा अस्थमा के अटैक को प्रिवेंट किया जाए। तो अस्थमा को अटैक को प्रिवेंट करने के लिए तो जो एक्सपोजर फैक्टर्स हैं उनसे हमें बचना है। अगर हमें धुएं वाली जगह पर नहीं जाना, सिगरेट स्मोक नहीं करनी और हमें धुएं में काम नहीं करना, और अगर हमारा कोई काम ऐसा है जिसके अंदर जैसे परफ्यूम्स वगैरह हैं उनसे भी होता है, कई लोगों को खाना बनाने में मसालों से भी होता है, तो उससे बचना है। तो उसके टाइम खाना बनाते समय आप अपना मुंह अच्छी तरह से कपड़े से ढक सकते हो ताकि आपको कम गंध उसकी आए। दमा रोग को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित रखा जा सकता है, वो भी लंबे समय तक और सरलता से। दवाओं को सही समय पर लेना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। साथ ही दमा रोगी के लिए ट्रिगर्स यानी वो कारक जो दमे का दौरा उत्पन्न कर सकते हैं, उनसे बचाव करना भी महत्वपूर्ण होता है। अस्थमा में उचित और प्रभावशाली इलाज के साथ बचाव की भी आवश्यकता होती है, इसलिए कुछ सावधानियों का पालन दमा रोगियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सही समय पर सही इलाज, जीवन शैली में बदलाव और जागरूकता, इन सभी से दमा यानी अस्थमा को नियंत्रित करना संभव हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अभी समय है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। भारत की संस्कृति में, भारत के साहित्य ग्रंथों में विविध विद्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। इन विद्याओं का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक शांति। और हम शारीरिक और मानसिक शांति की बात करते हैं तो सबसे पहले भारत की महत्वपूर्ण योग विद्या का विचार मन में आता है। तो योग प्रभाग में आज बात योग के प्रमुख अंग प्राणायाम की करेंगे। प्राणायाम करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, श्वसन प्रक्रिया बेहतर बनाने और श्वसन समस्याओं से बचाव में सहायता मिलती है। कौन सी योगी क्रियाएं या प्राणायाम श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में उपयोगी हैं, आइए जान लेते हैं। आज हम
2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो कि हमारी सांस लेने की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग का, जिसके लिए हम किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ के स्पाइन को सीधा रख के 4 फिंगर्स को रिब्स के लो पार्ट पे रखेंगे, 4 फिंगर्स को सामने, थंब को पीछे रखते हुए अच्छे से इनहेल करेंगे। जब हम इनहेल करेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि हमारे रिब्स एक्सपांड होते हैं, और जब हम एक्सेल करेंगे तो वो रिलैक्स होंगे। तो हम इनहेलेशन और एक्सेलेशन के लिए 3-3 काउंट का उपयोग करेंगे। तो पाम रखने के बाद इनहेल, लंबी सांस भरेंगे और एक्सेल करते हुए पूरी सांस को छोड़ेंगे। इनहेल 1 2 3, एक्सेल 1 2 3, इनहेल 1 2 3, एक्सेल 1 2 3। इस प्रकार से कम 5 से 10 बार करेंगे। 3 सेकंड के लिए हम इनहेल कर रहे हैं और 3 सेकंड के लिए एक्सेल कर रहे हैं। ये था हमारा इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग। अभी हम दूसरे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जो कि हम लेट के अभ्यास करने वाले हैं। उसके लिए धीरे से हाथ और एल्बो का सपोर्ट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद दोनों लेग्स को फोल्ड कर देंगे, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस, नीज़ को हम हल्का ज्वाइन कर सकते हैं। राइट पाम को नेवल पे रखेंगे और लेफ्ट आर्म को हल्का दूर रखेंगे। जब हम सांस भरेंगे अच्छे से तो हमारा पेट थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो धीरे से नीचे जाएगा। इससे हम काउंट के माध्यम से भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि इनहेल 1 2 3, एक्सेल 1 2 3, इनहेल 1 2 3, एक्सेल 1 2 3। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेते हुए वापस से हम बैठ जाएंगे। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी लंग्स आजकल बहुत सफ़र कर रही है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि लंग्स में एक लेयर ही जम जाता है। तो उसको हटाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है अनार के दाने। मुट्ठी भर के अनार के दाने रोज़ खाने ज़रूरी है ही। उसी तरह अदरक इतना इतना कद्दूकस करके, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, मुलेठी, इनको पानी में उबालकर वो काढ़ा दिन में 2 बार तो लेना ही चाहिए, लंग्स को क्लियर करेगा। फिर बात आती है कि हम थोड़े थोड़े प्राणायाम पर ध्यान दें, जरा हल्के से शांति से बैठ जाएं एक जगह और सिर्फ सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे इमोशनल टॉक्सिसिटी भी हट जाएगी। ये हमें हर एंगल से अपने लंग्स को साफ रखना है, और कोशिश ये करना है कि कभी कभी आगे झुकने वाले आसन हैं वो भी लंग्स को क्लियर करने में बहुत फ़ायदा करेंगे। तो ये सब चीज़ हमारे रोज़मर्रा के रूटीन्स में होनी ही चाहिए, क्योंकि हम पोल्यूशन में रहते हैं। तो कोशिश करें कि हम अपना ध्यान दें। नमस्कार। और अब समय है भाषा सीखने का, यानी संस्कृत पाठशाला का, जिसमें आज हम प्रतिदिन उपयोग में आने वाले शब्द का अभ्यास करेंगे। वैसे तो हम सभी को मिठाई पसंद होती है, जिसे हम प्रायः मिष्ठान्न लिखते हैं, पर क्या ये शब्द शुद्ध है, और यदि नहीं तो क्या है इसका शुद्ध लेखन और वाचन, ये बताने के लिए तैयार है संस्कृत पाठशाला की कक्षा में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नमः सकलेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः।
संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषामस्ति स्वागतम्। अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला को लेकर आज पुनः उपस्थित हूँ मैं आप सभी के समक्ष। आप जानते ही हैं कि संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा हेतु उच्चारण और लेखन में अपेक्षित होता है शुद्धता का व्यवहार। इसलिए ही इन दिनों आप शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से हो रहे हैं परिचित, और इसी क्रम में आज बात ऐसे शब्द की जहां हम अक्षरों के अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का कर देते हैं क्रम परिवर्तन। जैसे किसी शब्द में हो प्रयोग ट इस अल्प प्राण अक्षर का, तो हम वहां उस अक्षर में कर देते हैं ठ इस महाप्राण वाले अक्षर का प्रयोग। ठीक इसके विपरीत या उलट हम अक्षरों के महाप्राण और अल्प प्राण ध्वनियों का कर देते हैं क्रम परिवर्तन। जैसे किसी शब्द में हो प्रयोग ठ इस महाप्राण अक्षर का, तो हम वहां उस शब्द में कर देते हैं प्रयोग ठ के समानांतर ट इस अल्प प्राण वाले अक्षर का। तो आज हम इसी वर्ण या अक्षर विन्यास के व्यत्यय अर्थात उलट पुलट से जुड़ी अशुद्धियों के बारे में जानकर शब्दों के शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण को दृढ़ कर लेते हैं। आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में बताया है कि श्रेष्ठ शब्द का उच्चारण व लेखन हम में से कई श्रेष्ठ इस अशुद्ध रूप में कर जाते हैं। वस्तुतः यहाँ अर्थात श्रेष्ठ शब्द में ठ इस महाप्राण अक्षर का उच्चारण व लेखन लोग ट इस अल्प प्राण स्वरूप वाले अक्षर से परिवर्तित कर दिया करते हैं। इस अशुद्धि के कारण की ओर यदि हम ध्यान दें तो कह सकते हैं कि ठ को ट इस रूप में परिवर्तन साधारण रूप से भाषा के प्रयोग के समय मुख सुख की प्रवृत्ति के कारण से है। पर ऐसी प्रवृत्ति भाषा के परिष्कृत स्वरूप पर एक प्रकार से कुठाराघात है। यह हम भाषा प्रेमी और संस्कृत जैसी तार्किक और वैज्ञानिक भाषा के प्रयोक्ता के रूप में अवश्य ही कह सकते हैं। ठीक इसी तरह हम ट इस अक्षर को ठ इस रूप में परिवर्तित भी पाते हैं, जहां वस्तुतः ट इस अक्षर का प्रयोग करना ही शुद्ध होता है। जैसे एक शब्द है मिष्टान्न, जिसे हम में से कई मिष्ठान्न ही लिखा और बोला करते हैं, और हम यही पूरी दृढ़ता के साथ समझते हैं कि मिष्ठान्न ही शुद्ध शब्द है। और ऐसा इसलिए भी समझ लिया जाता है क्योंकि मीठा इस शब्द के लिए संस्कृत शब्द मिष्ठ ही हो सकता है। यह हमें साधारण रूप से लगता है, पर यहाँ यह साधारण जानकारी है अपूर्ण और अशुद्ध, क्योंकि मिष्ठ की जगह मिष्ट इस संस्कृत शब्द का होता है व्यवहार सर्वथा शुद्ध, अर्थात मिष्ठान्नम नहीं मिष्टान्नम ही। तो आज आपने जाना कि लेखन और उच्चारण की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ होता है शुद्ध शब्द, और ऐसे ही लेखन और उच्चारण की दृष्टि से मिष्ठान्न नहीं मिष्टान्न होता है शुद्ध शब्द। तो संस्कृत सीखने के क्रम में हमें रखना होता है उच्चारण और लेखन पर अधिक ध्यान। यह आप मुझसे बार बार संस्कृत पाठशाला में सुन ही रहे हैं, पर कितना अच्छा हो कि बस कुछ बातें या उच्चारण के सिद्धांत भर हम याद रख हम स्वयं के ही शिक्षक बन जाएं, और फिर जैसे जीवन में हर ओर हम बेस्ट या श्रेष्ठ ही चाहते हैं, वैसे ही उच्चारण और लेखन में भी हम श्रेष्ठ हो जाएं। और ऐसा होते ही हमारी संस्कृत पाठशाला हो सकेगी अधिक सार्थक और सफल। पर इसके लिए चाहिए होता है हमें आपका अधिक अवधान। तो आप ऐसे ही अधिक अवधान के साथ सीखते रहें उच्चारण की शुद्धता के विज्ञान को। इति निवेदयन् भवदीयाम् अनुमतिं प्रार्थये पुनरागमनाय। तावत् पुनर्मिलामः। नमो नमः। तो संस्कृत पाठशाला में सिखाए गए शब्दों का आप अधिक से अधिक अभ्यास करते रहिए। भारत की संस्कृति और संस्कृति पर आधारित सभ्यता अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ आगे बढ़ती रही है, जो मानव के मनोविज्ञान पर आधारित है। इसलिए मनोविज्ञान की गहराई को समझते हुए सफल बनने के लिए भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते रहिए और देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। तो आज के सुप्रभातम में इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।